नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। पर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की रामपायली से अवैध रेत घाटों पर छापामार कार्यवाही। रामपायली जबलपुर कमिश्नर द्वारा बालाघाट जिले के अवैध रेत घाटों एवं डंप उत्खनन पर कार्यवाही करते हुए पोकलेन जेसीबी मशीन एवं डंपरों की जब्ती बनाई। कौन सी स्थिति बनी कि जबलपुर कमिश्नर को हस्तक्षेप करना पड़ गया। पिछले कई वर्षों से जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर केंद्रित किया गया था, मगर जिला प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। अनेकों बार खनिज विभाग को भी शिकायत की गई, मगर प्रशासन पंगु बना रहा। रामपायली मोहगांव में अवैध डंप किया गया था, जहां खनिज अधिकारियों द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए एक पोकलेन मशीन एवं जेसीबी जब्त की गई। खैरलांजी क्षेत्र के समाज सेवक राजा लिल्हारे ने इस प्राकृतिक संपदा को लूटने के खिलाफ अनेकों बार कार्यवाही की गुहार प्रशासन से की थी, मगर उनको फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी गई। रामपायली मोहगांव में अवैध उत्खनन जारी था। सूत्र बताते हैं कि इस अवैध कार्यवाही में मोहगांव सरपंच की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही। राजा लिल्हारे ने मीडिया ग्रुप को जानकारी देते हुए बयान में सारी बातें। रामपायली से सचिन चौहान की रिपोर्ट। हमारे साथ में है राजू लिल्हारे। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं राजा लिल्हारे ग्राम भोरगढ़ में रहने वाला हूँ। ग्राम भोरगढ़ तहसील खैरलांजी में रहता हूँ मैं, और मेरा काम है जल जंगल जमीन को बचाना और वन्य प्राणियों को बचाना। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं जिस जमीन से अन्न खाता हूँ, जिस जमीन का जल पीता हूँ और जिन पेड़ पौधों से मैं ऑक्सीजन लेता हूँ और जिससे मैं जिंदा हूँ, और मैंने उसके लिए अगर अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया तो मेरा जीवन किसी काम का नहीं। इस उद्देश्य में कार्य करता हूँ और वन्य प्राणियों को और वनों को और पर्यावरण को बचाने का मेरा काम है। इसी संदर्भ में मैंने एक शिकायत की थी एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भोपाल में। उस मेरी शिकायत के ऊपर सरकार ने एक समिति गठित की थी, जिसकी अध्यक्षता जबलपुर कमिश्नर अभय वर्मा जी कर रहे थे, और वो टीम गठित हुई थी। और 5 तारीख अभी 5 जनवरी 2024 को वो लोग मेरा कथन लेखपत्र करने आने वाले थे, और किंतु उसमें जो है वो कमिश्नर साहब जो है 5 की जगह 4 तारीख में ही बालाघाट आ गए और मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि हम स्पॉट निरीक्षण करने चलना है। तो 4 तारीख में भी 4 जनवरी को हम लोग स्पॉट निरीक्षण करने गए थे। तो हमने पाया कि ग्राम डोंगरिया तहसील खैरलांजी में अवैध एक घाट पाया गया, जहाँ से हजारों डंपर जो रेत वहाँ से चोरी की गई थी। और वहाँ पर 2 अवैध डंप भी पाए गए, अवैध भंडारण रेत के पाए गए। कहाँ पर? डोंगरिया में मोवाड़ डोंगरिया है ना। और उसमें फिर 2 पोकलेन मशीन भी वहाँ जब्ती किया गया, 2 भंडारण भी जब्त किया गया। और उस घाट में जो अवैध जो लूट हुई थी घाट की, उसकी भी कार्रवाई की गई। उसके बाद में चिचोली जो है ग्राम है, वहाँ पर गए। वहाँ पर भी एक अवैध भंडारण पाया गया। 6 डंपर पाए गए, 1 ट्रक पाया गया, और 2 पोकलेन मशीन पाई गई, 2 जेसीबी मशीन पाई गई वहाँ पर। और उस घाट में जब जाके देखा गया तो वहाँ पर उनको जो अनुमति है खनन करने की, वो लगभग 12 एकड़ की है, मगर उन्होंने वहाँ पर 500 एकड़ में खनन किया था, अवैध खनन किया था चिचोली में। इस बात को कमिश्नर साहब ने कहा माइनिंग अधिकारियों की, यहाँ पर लिखो कि यहाँ पर 500 एकड़ की लूट हुई है, ऐसा इसमें केस बनाओ, क्योंकि इनको अनुमति कम की दी गई और ज़्यादा लूट रहे हैं, है ना। ऐसा वहाँ पर केस बना। उसके बाद में हम लोग बोनकट्टा गए। बोनकट्टा में भी पाया गया कि वहाँ पर बोनकट्टा में पुल के नीचे से इन्होंने पूरा बेस को खोद डाला है, जिसकी वजह से एक पुल क्रैक हुआ है और किसानों के पूरे कुएं ऊपर आ चुके हैं। वहाँ पर ये भी स्पॉट में पाया गया। इसके बाद हमने आंजनगिरी गए। आंजनगिरी में पाया कि वहाँ पर अवैध घाट चल रहा था। आंजनगिरी में, जहाँ से इनकी जो टोकन ये जो काटते हैं राजस्व की चोरी करने के लिए, इनकी 50 से 60 वहाँ से टोकन भी जब्त किया गया वहाँ पर, और वहाँ अवैध घाट का वहाँ पर केस बनाया गया। इसके बाद में फिर हम लोग 5 तारीख की सुबह रामपायली बिठली जो ये घाट है, जो अवैध घाट है, वहाँ पर स्पॉट पे निरीक्षण करने गए। वहाँ पर पाया गया कि वो घाट ही अवैध है और वहाँ पर उत्खनन किया गया है बहुत ज्यादा। भंडारण भी हुआ है। और वहाँ पर एक भंडारण भी हुआ है। फिर वहाँ पर हम मौके पे एक पोकलेन मशीन भी जब्त की गई है, और बिटली घाट की जो मोहगांव में पोकलेन मशीन जब्त की गई है। उसके बाद में फिर अतरी गए। अतरी में पाया गया कि यहाँ पर एक अवैध भंडारण है, और वो भंडारण के आसपास कम से कम 200 पेड़ भी काटे गए हैं। तो भंडारण को भी जब्त किया गया अतरी में।
इसके बाद में फिर सावरी गए। सावरी में भी एक अवैध भंडारण जो है उसको जब्त किया गया। इसके बाद खैरी गए। खैरी में एक पॉकलैंड मशीन भी वहां पर जब्त की गई है और 2 अवैध भंडारण भी वहां पर पाए गए स्थल के ऊपर। और उसके बाद पूरी कार्रवाई होने के बाद में फिर मेरी कथन लेखबद्ध किया गया, मेरे बयान दर्ज किए गए वहां पर कलेक्ट्रेट में आके। इसमें सर्किट हाउस बालाघाट में कथन लेखबद्ध किए गए। इसके बाद में जो इसमें मुलजिम था रेत माफिया राजेश पाठक, इसको बुलाया गया कमिश्नर साहब के द्वारा कि आप बयान अपने दर्ज करने के लिए आइए। तो वे 3 बार बुलाए गए मगर वे नहीं आए और बाद में उन्होंने किसी अपने रिश्तेदार की फोटो उसमें भेजा वकीलों के साथ में कि वो बीमार है, वो वहां पर कहीं चले गए। तो वो उनको इतना डर है कि वो चोरी में अपना बयान दर्ज कराने भी नहीं आ रहे हैं। उनके बाद उनके दोनों बेटे दिन भर वहां रहे और कलेक्टर एसपी भी आए थे वहां पर। उन्होंने भी अपने, वो भी इस मामले में मुलजिम है, मेरी जो मैंने शिकायत की उसमें, उन्होंने भी अपना बयान दर्ज करवाया है। तो क्या ये अवैध उत्खनन पे इस कार्रवाई से कुछ नकल कसी जाएगी या नहीं? उम्मीद तो है कमिश्नर साहब के एक्शन से मुझे, और आईजी साहब के और सीसीएफ जो है फॉरेस्ट के जो चीफ है उनसे मुझे उम्मीद है कि ये इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इनके ऊपर इनसे पूरा इन जो नदियों को लूटा है, उजाड़ा है, प्रकृति को जो बर्बाद किया है, इनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा और इनका ठेका निरस्त किया जाएगा। मुझे ये उम्मीद है। अभी खैरलांजी क्षेत्र में कितनी एफआईआर इनके खिलाफ में? अभी लगभग यहाँ 7 से 8 एफआईआर अभी हुई है, 4 तारीख और 5 तारीख में खैरलांजी थाने में। कितने पोखलैंड और कितने डंपर जब्त किए गए? पोखलैंड पूरी 6 है, 2 जेसीबी मशीन है और 6 डंपर है और 1 ट्रक है, इनको जब्त किया गया। क्या ये बताइए जी जल जीवन और जंगल के संबंध में जो आपने संकल्प लिया हुआ है जी, इस संबंध में नए सीएम जी मोहन यादव से आप क्यों जल जीवन और जंगल से जो आपने संकल्प लिया हुआ है बचाने के लिए जी, एक आपका अच्छा प्रयास है जी, इस संकल्प के संबंध में इसमें आप नए सीएम मोहन यादव से क्या उम्मीदें करते हैं? मैं मोहन यादव जी से ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो लड़ाई है जंगल जमीन को बचाने की, जिससे हम लोग सब जिंदा है, मोहन यादव जी भी जिंदा है, हम भी जिंदा है और सब आप सब जिंदे हैं, क्योंकि बिना जल के आदमी का जीवन नहीं चल सकता, ऑक्सीजन के जीवन नहीं चल सकता। तो मैं उनसे ये उम्मीद करूंगा कि वो पर्यावरण को बचाने के लिए एक नया कदम उठाए और उसके ऊपर कार्रवाई करे। अभी जो बालाघाट जिले में जो नवनिर्वाचित जो विधायक है उन लोगों का मुझे अभी जो उनकी जो कार्य प्रणाली है वो बहुत अच्छी लग रही है। वे लोग अच्छा अभी एक्शन में है। मैंने गौरव पारदी जी को भी देखा है मैंने, वो भी अच्छे एक्शन में है। विकी पटेल जी भी है, अनुभव मुजारी जी भी है और सारे जो विधायक वो अभी एक्शन में। मगर इसके पूर्व में जो यहाँ पर विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मैं उनसे निराश हूँ। वो इसलिए निराश हूँ कि बालाघाट जिले में खनन मंत्री रहे प्रदीप जायसवाल जी और निगम के अध्यक्ष भी रहे कई दिन तक। मगर पूरे प्रदेश के मंत्री होने के बावजूद, प्रदेश के अध्यक्ष होने के बावजूद वो किसी भी गांव, अपने गृह जिले के गांव, किसी भी गांव वाले को रॉयल्टी फ्री रेत नहीं दिलवा पाए। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। और दूसरा, इस जिले में मंत्री रहे गौरीशंकर बिसेन जी, वे उनकी तो कार्य प्रणाली जो है बहुत खराब रही है। वे राजेश पाठक के साथ में अपना जन्मदिन मनाया करते थे, उनके साथ में रहा करते थे, वे उनके साथ में मिले हुए हैं, उनकी चोरी में सम्मिलित है। उनकी जो पूर्व में जो मंत्री थे, विधायक थे, उनसे मैं काफी निराश हूं क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई आवाज नहीं उठाया। जल जंगल जमीन उनकी निगरानी में बर्बाद हो रही थी, उनको सब पूरी जानकारी है, मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए मैं उनसे बहुत निराश हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सब ये जो पूरी कार्रवाई हो पा रही है और मैं आपके सामने अगर जिंदा हूं तो उसका एक ही कारण है, वो कंकर मुजारे जी के कारण मैं जिंदा हूं। अगर कंकर मुजारे जी नहीं होते तो मैं आज आपके सामने जीवित नहीं होता, वरना कब के मुझे कलेक्टर और एसपी और राजेश पाठक के लोग मार देते थे। और कंकर मुजारे जी जो है इस जिले के जो है ना 100% खरे हीरे हैं, उन्हें बदनाम किया जाता है। उनको खरीद नहीं पाए ये लोग, उनके स्वाभिमान को खरीद नहीं पाए, हमें खरीद नहीं पाए ये लोग, तो उन्हें बदनाम किया जाता है कि पैसे मांगता है, मगर इन लोगों ने आज तक कोई सबूत नहीं दे पाया। सर ये बताइए, अभी जो मैं बताना चाहूंगा आपको, अभी जो एक खबर चली थी कि कंकर मुजारे को 2 साल की सजा हुई है चुटिया कांड में, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं उसमें कोर्ट में पेशी में गया हूँ। उसमें शिकायत करता नहीं, शिकायत कहा है और कोर्ट में कि शपथ देकर कि मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राजेश पाठक के लोगों ने जबरदस्ती मुझे एफआईआर के ऊपर मुझे साइन करने के लिए कहा और मुझे पढ़ने भी नहीं दिया गया। जब शिकायत करता नहीं, शिकायत मान लिया कि ये सब फर्जी है, उसके बाद भी वो जो केस है एमपी एमएलए कोर्ट सेशन में भोपाल में चल रहा था, उसके बाद में ये बड़ी कोर्ट उसको सुन रही थी, मगर इन लोगों ने अपने पैसे के दम पर वो जो केस है वो उससे छोटी अदालत में लाया यहाँ पर, और जबरदस्ती में उसमें सजा सुनाई गई है और 5 मिनट में उसमें जमानत भी दे दी गई है।
तुरंत सजा सुना करके 5 मिनट में उसमें जमानत दे दी गई। और उस मामले में जज ने वकील की बहस भी नहीं सुनी है। उस मामले में एक अपराधी भी मौजूद नहीं था, वो जेल में था, उसका कोई वकालतनामा भी नहीं लिया, उसका कोई वकील भी वहां बहस नहीं कर रहा था, और हड़बड़ी में ये सजा सुनाई गई है और 5 मिनट में उसको वहां जमानत भी दे दी गई। तो इस तरह के आरोप लगाते हैं जिन लोगों को खरीद नहीं पाते राजेश पाठक के लोग, वे लोग आरोप लगाते हैं कि ये पैसा मांगता है मगर सबूत नहीं दे पाते हैं। इस तरह की यहाँ पर घटना चल रही है। सर ये बताइए, जैसा आपने बताया मीडिया को जी कि आप पे भी जान को खतरा है।